हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज बहुत दिनों बाद हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये मिस्टर गोपाल यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी जिला इटावा के जिला अध्यक्ष युवा हैं और मैं ये कहूँगा कि होनहार समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज हम मिस्टर गोपाल जी से आपको रूबरू कराते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपका संक्षिप्त में परिचय चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, वर्तमान प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का, और यही परिचय हमारा। गोपाल जी, मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि आपके जीवन परिचय के बारे में, आपकी बायोग्राफी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। गोपाल जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? बायोग्राफी तो बहुत बड़े लोगों की होती है, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, जैसे सारे लोग होते हैं आम आदमी, वैसे ही हम भी हैं। शिक्षा दीक्षा ऐसा है, पापा जी हमारे सर्विस में थे, तो शुरुआत हमारी फर्रुखाबाद से हुई। हम 4 भाई बहन हैं, सबसे छोटा मैं हूँ, और मेरा जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। पापा जी रहते थे उस समय बहुत सारे लोग हमारे घर के। 10th वहाँ से किया, 12th मैनपुरी से किया, उसके बाद आगरा कॉलेज में पढ़ने चला गया। ये है, और मैं फिर तो चूँकि हमारा गृह जनपद तो इटावा ही है, तो इटावा आ गए। फिर राजनीति में आने का आपको कैसे लगा? आप जब एजुकेशन आपकी आगरा में हुई तो आपने IAS, IPS, PCS, पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जाने के बजाय आप पब्लिक इसमें, मैं ये कहूँगा कि राजनीति में आने का कैसे लगा आपको? देखिए, नेताजी हम लोगों के रोल मॉडल रहे हमेशा से। हमारा परिवार शुरू से नेताजी से जुड़ा रहा। सन 67 में जब नेताजी पहला चुनाव लड़े थे, तब हमारे बाबा लोग तब से ही नेताजी के साथ थे, और तब से लेके आज तक एक सेकंड के लिए भी कभी अलग नहीं हुए। जब फर्रुखाबाद में रहे, हालांकि उस समय मैं छोटा था, पापा जी हमारे सर्विस में थे, तो उस समय चाहे लोकदल रही हो या जनता दल रहा हो, लेकिन इस कारण पापा जी के साथ भेदभाव किया जाता था। उस समय की सरकारों में बैठे लोग हमारे पापा जी को परेशान करने के तरीके ढूंढते रहते थे, तो देखते थे ये भेदभाव, देखते थे, तो धीरे धीरे आ गया। कोई ऐसा राजनीतिक परिवार से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे, तो राजनीति तो करनी थी। छात्र जीवन में कभी आपने राजनीति की है? नहीं, छात्र जीवन में वैसे छात्रों की राजनीति, छात्र संघ की राजनीति नहीं की, लेकिन छात्र संघ के चुनाव मैंने लड़वाए बहुत, और जिसे लड़वाया वही छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। अच्छा, किंग मेकर रहे हो? नहीं, किंग मेकर तो बड़े लोगों के लिए होता है, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, किंग मेकर नहीं रहा, लेकिन हाँ, जिसका समर्थन किया ईश्वर कृपा से वो जीता ही है। ये बात है। अच्छा, ये बताओ, मनुष्य का गोल होता है लाइफ का, तो आपकी लाइफ का गोल क्या है? अगर मैं जो वास्तव में मेरी लाइफ का गोल है, अगर मैं वो कहूँ तो ये लगेगा कि ये बातें बहुत बड़ी कर रहे हैं। हम समाज में समानता चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति बराबर हो। ये तो असंभव है। ये राम के समय में नहीं थी, ये भगवान कृष्ण के समय में नहीं थी, तो आज कैसे हो सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपना गोल बताऊंगा तो पहले ही आप कहने लगोगे कि ये बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे ये ऊपर वाला देखेगा, देखा जाएगा भविष्य में कितना कामयाब होंगे, लेकिन हम और हमारी पार्टी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय और समानता के लिए। आप और आपकी पार्टी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो अपनी मर्जी से काम कर रही है गोपाल जी, और आप बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार से मिल गए। नेताजी माननीय श्रद्धेय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का एक नारा था कि बोल मुलायम हल्ला बोल। जब मोहतरमा मायावती की सरकार में अगर खामियां होती थी तो नेताजी आंदोलन किया करते थे। भाजपा की सरकार में कमियां होती थी तो नेताजी आंदोलन किया करते थे। और आज उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पे, मैं कह रहा हूँ शिवा राठौर, उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में गड्ढा युक्त सड़कें हैं, और आप लोग धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप क्यों नहीं ये खिलाफत कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने से आप लोग दोनों के तुमने कहो मेरी हमने कहे तेरी, वो वाला हाल है? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से आज अगर कोई लड़ रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के पूरी ताकत से बात उठाते हैं। अब रही बात आंदोलन करने की, समय के साथ विरोध करने का तरीका बदलता है। जरूरी नहीं कि हर बात पे आंदोलन किया जाए। आंदोलन का मतलब होता है कि जनता तक हमारी बात पहुंचे, तो हम जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सर 10 साल हो गए ना। ये सरकार बहुत अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। अभी अगर हम लोग आंदोलन करने लगेंगे तो पहले आपके ही मीडिया के लोग हम लोगों को अराजक बताएंगे। हमारे आंदोलन में कहो अपने लोगों को घुसेड़ के उसमें कोई हरकतें करवा दे ऐसी, और हम लोगों को बदनाम करें। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत खराब लोग हैं। तो इनसे, इन्हीं की सोच से हम लोग लड़ सकते हैं। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अगर संविधान को मानने वाली सरकारें नहीं बैठी हैं, संविधान को का दुरुपयोग कर रही हैं, संविधान को मानते नहीं हैं, तो हमें उनसे लड़ने के लिए अपने तरीकों में, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, और वो हमने किया है। और हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं जनता तक। जनता सब जानती है कि आज अगर जनता की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। विपक्ष जब ताकतवर होता है तो सरकार प्रॉपर और ढंग से काम करती तो है। विपक्ष ताकतवर नहीं दिख रहा आपको? सरकार, लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं आए पार्लियामेंट में। मुख्यमंत्री की भाषा आपने देखी है, बौखलाहट में ही है, केवल विपक्ष के ताकतवर होने से। और जो मुख्यमंत्री को दिखाई दे रहा है कि 1 साल बाद वो गद्दी पे नहीं रहेंगे जी। केवल ये तरीका नहीं है कि आप भाई अगर वो अपने लोगों को उसमें कर दें, क्या कैसे हम जान लेंगे और उनसे कोई अराजकता करवा दें? आपकी ही मीडिया हमें बदनाम करने पर उतर जाएगी। तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, और जहाँ आंदोलन करने की जरूरत होगी वहाँ आंदोलन भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आंदोलन करने से कोई पीछे हटेंगे। जिस दिन जरूरत समझेंगे कि आंदोलन करना है उस दिन सड़कें भर देंगे। गोपाल जी, बैकवर्ड में बहुत सारी जातियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सेना बना रही हैं, रेजिमेंट बना रही हैं। यूजीसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण ले लिया गया तो इन एससी, एसटी और ओबीसी के मुंह में दही जम गया, एक भी नहीं बोले। और उन सवाल लोगों ने यूजीसी को लागू किया और उन्होंने यूजीसी को रोक भी लगवा ली। और ये बैकवर्ड के लोग इतनी जो सेनाएं और इतने जो लिखते हैं कि मेरी ये सेना होना चाहिए, मेरा ये रेजिमेंट होना चाहिए, किसी ने सड़क पे आके कतई, और वो 10% मुट्ठी भर लोगों ने 85-90% लोगों को मतलब ये साबित कर दिया कि तुम आज भी बैकवर्ड हो। ऐसा क्यों? अब ये आपने लंबा सवाल पूछ लिया, अब इसका जवाब मैं देता हूँ, तफसील से देता हूँ जी। आपने कहा ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो गया, ठीक। संविधान में बाध्यता थी कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। इसी कारण चूंकि 22%, 22.5% आरक्षण एससी का पहले से था। ओबीसी की आबादी 55% से 60% तक थी तब, लेकिन चूंकि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता था तो 27% पे सीमित करना पड़ा हमें अपना आरक्षण ओबीसी का, केवल उसी संवैधानिक बाध्यता के कारण। जब ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो गया तो वो बाध्यता समाप्त हो गई। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सदन में, हर जगह लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि जाति जनगणना करवाइए। जब जाति जनगणना हो जाएगी, पता चल जाए कि किस जात की कितनी हिस्सेदारी है, उसको उस हिसाब से आरक्षण दे दो। जब आपने 50% की बाध्यता समाप्त कर दी तो 100% भी हो जाए। ये इसी बात पे तो है, हम इसी बात की तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। जो आपने बात कही वो लड़ाई तो हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, लगातार हम लोग कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि आप, जब आपने हर जगह आधार कार्ड को जोड़ दिया, आपने हमारे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ दिया, बच्चों का एडमिशन कराने जाए वहाँ आधार कार्ड जोड़ दिया, हम कुछ भी करें आधार कार्ड जोड़ दिया, जाति जनगणना कीजिए, आधार कार्ड जोड़ दीजिए, हमारा पता चल जाएगा 1 सेकंड में कि किस जात की कितनी संख्या है, उस हिसाब से उसको भागीदारी दे दीजिए। जो ये लोग, इन्होंने ओबीसी में ये जहर फैलाया कि ओबीसी के हिस्से का आरक्षण अधिकतम यादवों को मिल गया,
हम तो कहते हैं कि आप जाति जनगणना कराओ, हमें क्यों ज्यादा दो, सबको मिले जिसका जितनी संख्या है। लेकिन कंटेंट तो यूजीसी का है ना सर, यूजीसी में अभी आप जो आपने पहले बात ये कही, दूसरी बात, यूजीसी में हमारे नेता ने एक लाइन में अपनी सारी बात स्पष्ट कर दी। जरूरी नहीं कि हर बात बहुत लंबी चौड़ी बोली जाए। यूजीसी जो बिल आया था उसकी भी भावना यही थी कि किसी भी छात्र के साथ जात के आधार पर भेदभाव ना हो, यही थी। जी जी, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। और अखिलेश जी ने जो कहा कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, तो वही बात तो उन्होंने कही जो यूजीसी के बिल में थी। कौन कह रहा हमने नहीं किया? हम तो कह रहे हैं निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। तो यूजीसी बिल का समर्थन करना चाहिए था गोपाल यादव जी। तो यूजीसी का बिल का समर्थन तो हो ही गया। ये हम तो यही कह रहे हैं कि गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, समानता आनी चाहिए, यही यूजीसी बिल का वो था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जब बैकवर्ड के, एससी के, एसटी के जो बच्चे जब उच्च शिक्षा में जब जाएंगे तभी तो वो समझ पाएंगे कि हमारे अधिकार क्या है। तभी तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने पहले ही कहा है कि दोषी बचना नहीं चाहिए। जो जात के आधार पर भेदभाव करे, जो दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए। एक लाइन में सारी बात कह दी थी। अगर आप उसे समझें, उसकी भावना समझें, उसका आशय समझें, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, इसमें सारी बात है। उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्यों को लेके जो इस समय ऊहापोह की स्थिति है, और आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं, हम तो आप देख रहे हो, हम तो गांव-गांव जाके हम एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के पत्रकारिता नहीं करते गोपाल जी, आप देख रहे हैं। विकास कार्यों को लेके आपका क्या नजरिया है? देखिए, विकास कार्यों के नाम पे लूट हो रही है, बंदर बांट हो रहा है। बंदर बांट का मतलब सरकार में बैठे हुए लोग और उद्योगपति जो उन कामों को कर रहे हैं और काम कर कम रहे हैं, कामों के नाम पे पैसा ज़्यादा खा रहे हैं। अभी आप हमारे घर के बाहर निकलेंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला था उस दिन, कि यहाँ ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये फ्रेंड्स कॉलोनी है, 100% सैचुरेटेड कॉलोनी है। यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, सारी पाइपलाइंस पहले से पड़ी हुई हैं, हर घर में कनेक्शन है। जब यहाँ पाइपलाइन पहले से पड़ी हुई है, पहले से कनेक्शन है और सड़कें बनी हुई हैं, जल निगम ने आके बनी बनाई सड़कें खोद दी और नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। क्या आवश्यकता है? जब जहाँ पाइपलाइन पहले से, नई पाइपलाइन डालने की क्या आवश्यकता है? तो ये जनता के पैसे की बर्बादी है, लूट है। तमाम ऐसी कॉलोनियाँ हैं इटावा में अभी जहाँ पाइपलाइन नहीं पड़ी, आप वहाँ डालिए। वहाँ प्राथमिकता क्या होनी चाहिए काम की? जहाँ नहीं हुआ काम वहाँ करिए, जहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ पहले करिए, उसके बाद दूसरी जगह पर जाइए। लेकिन जनता के पैसे की लूट करने के लिए कहीं भी कुछ भी करेंगे। जो केवल दिख जाए कि हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, 100 रुपये खर्च कर दिए, दिखा देंगे, उसमें से करेंगे 10-20 रुपये और बाकी सब अपनी जेब में। सारी गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं। तो एक पूरा एक काकस बना हुआ है गुजरात से लेकर लखनऊ तक, और उसमें लुट रहा है आम आदमी। हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा ही तो है सरकार के पास, और कौन सा पैसा है जी? उस पैसे की लूट हो रही है। अभी जो पंचायत चुनाव को लेके एक भ्रम पैदा किया गया, और भ्रम ये था कि 28 में चुनाव होंगे, 27 के बाद होंगे, विधानसभा के बाद होंगे। लेकिन हाई कोर्ट के मुताबिक और आम जनमानस के मुताबिक और संविधान के मुताबिक तो 26 मई तक ये चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव समय पे होना चाहिए, हम लोग भी ये चाहते हैं, हमारी मांग भी है। भाई, जो चौखंबा राज है उसमें पंचायत राज व्यवस्था भी लागू है, तो पंचायतों के चुनाव समय से हो, तभी उस चौखंबा राज की परिकल्पना को आप साकार कर सकते हैं। तो सरकार, ऐसा हमें लगता है कि चुनाव इसलिए टालना चाहती है क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि वो चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए, जैसा मुझे लग रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसलिए शायद सरकार इस चुनाव को टालना चाहती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे वो चुनाव बढ़ा लें, जो भी 26 मई है या जो भी डेट है, उसके बाद तो हर जगह प्रशासक बैठेंगे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं। तो सरकार अपने लोगों को बैठाना चाहती है उन संस्थाओं पर, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो। उन जगहों पे मुझे ऐसा लगता है इन चुनावों को टालकर वो अपने लोगों को प्रशासक के रूप में बैठा के उन संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि जिनको भी चुनाव लड़ना है
वो अपनी तैयारी करें, और ये भाजपा है, ये कभी भी चुनाव करा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा कि इसका कुछ पता नहीं है, कोई चीज़ें सामने कुछ पे आएंगी और कर कुछ भी सकती है, इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। हो सकता है कि चुनाव टाल दो, हो सकता है चुनाव जल्दी एकदम करा दें। तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तो तैयार रहे ही हमेशा। 2027 को लेके जो गहमा गहमी है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी जिससे आप वर्तमान सरकार को फाइट करेंगे? स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती। हाँ, ये बात भी सही है, मेरा सवाल रणनीति कभी नहीं बताई जाती। लेकिन हाँ, देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और हमें लगता है कि सर्व समाज हम लोगों के साथ है। पीडीए तो है ही है, और पीडीए पूरा अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है ताकत से। और आप देखिएगा जब पीडीए में कौन कौन सी जातियां आती सर? पीडीए का मतलब फुल फॉर्म ऑफ पीडीए, टेल मी राइट नाउ मिस्टर गोपाल जी। फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? हाँ, पीड़ित, दमित, अपमानित। जिसका उत्पीड़न हो रहा हो पीड़ित, जिसका दमन किया जा रहा हो दमित, और जिसका अपमान किया जा रहा हो अपमानित। पीडीए। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यही तो पीड़ित है। यही तो पीड़ित है। इसके अलावा भी जो लोग पीड़ित हैं। माता प्रसाद पांडे आपके नेता विपक्षी दल है, आप मैं ये कैसे मानूं? नहीं, देखिए, माता प्रसाद पांडे जी की बात नहीं है। हम लोग किसी जात विशेष के विरोधी नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत पुराने समाजवादी हैं। जनेश्वर मिश्रा जी थे। उनके नाम पे तो बहुत सारी, तो आप क्या उन्हें बहुत सारी योजना चली। माता प्रसाद पांडे जी, जनेश्वर मिश्रा, ये लोग बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं। और दूसरे, हमने कहा कि पीड़ित, अगर किसी पिछड़े दलितों के अलावा किसी और जात का भी व्यक्ति अगर है और सरकार उसका उत्पीड़न कर रही है, तो हम उसको अपने पीडीए में ही मानते हैं। ये बात है। और वो सारे लोग हैं समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी सभी समाज से चलती है, सरकार सभी समाज से बनती है। एक जाति विशेष से या वर्ग विशेष से या धर्म विशेष से न सरकार बनती है और न कभी पार्टी चलती है, ये सच्चाई है। गोपाल जी, एक आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी की जो नींव रखी गई थी, जहाँ तक मेरा विचार है, वो शोषित, पीड़ित, दलित, हक वंचित लोगों के उस पे। और पीडीए में क्या हमने कहा? नहीं, लेकिन मैंने पीडीए का क्या बताया आपको? पीडीए का आशय, पीडीए की फुल फॉर्म यही तो बताइए। जो पीड़ित वो पीडीए। इसलिए दलितों के साथ भी जो पीड़ित वो पीडीए। यही हमारे नेता का नारा है, जो पीड़ित वो पीडीए। मुझे लग रहा है कि जो 27 में चुनाव आएगा, टिकटें तो इसी सब पीडीए के तहत ही बटेंगी। जो जीतने लायक होगा उसको दी जाएगी, और पीडीए के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेंगे। चुनाव जीतने वाले को लड़ाया जाएगा, जो जीत रहा होगा उसको लड़ाएंगे। इटावा में आप रह रहे हैं, और इटावा में ये कहूँगा कि यहाँ नेताजी की जन्मभूमि है, और यहाँ एक मंदिर जो केदारेश्वर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूँ कि योगी जी है, और मटके, उनका जो गोरख मंदिर के मटके वो भी हैं, और मुख्यमंत्री भी हैं। आपने उनको इनवाइट नहीं किया था इनके लिए, हाँ, केदारेश्वर मंदिर के लिए? जिसे आना हो आए, इनवाइट करने की क्या आवश्यकता है? इनवाइट किया जाता है भगवान के आने के लिए। नहीं, जब किसी का वो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इनवाइट किया जाता है सर। ऐसे कैसे नहीं, बिना इनवाइट करे कोई प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जाएगा? नहीं, जिसे आना हो आए। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए हो तो आगे आए। कौन कोई रोक रहा है क्या? किसी को रोक तो है नहीं आने। तो वो तो भगवान का दरबार है। अगर भगवान में श्रद्धा है तो आइए। अगर इतने बड़े भक्त हैं, संत कहते हैं अपने आप को, महात्मा कहते हैं, तो आइए, कौन रोक रहा है? गोपाल जी, आपने जो हमें बेशकीमती समय दिया, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की, देश की जनता को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जब आप वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकारें आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती हैं, तो ऐसी सरकार चुनें जो आपके घर के नौजवानों को रोजगार दे सके,
जो महंगाई कम करे, जो किसानों के लिए काम करे, ऐसी सरकारें चुने। अंधे होकर किसी के बरगलाने से वोट न करें। अपना आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और अपनी पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद।